The Investor's Lens, a podcast series by UTI Mutual Fund. UTI म्यूचुअल फंड द्वारा प्रस्तुत पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। इस पॉडकास्ट सीरीज में हम म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं और उसे सिंपल बनाते हैं। आज हम एक नए टॉपिक को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, स्मार्ट बीटा फंड्स। अब इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से जिस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, फिर उसके बाद उससे रिस्क मैनेज हो सकता है और अपने रिटर्न्स को भी एनहांस कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और इसी पर और भी इंसाइट्स देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट मिस्टर अंकित सिंघानिया। अ वार्म वेलकम टू द शो। थैंक यू। तो सबसे पहला सवाल अंकित जी, ये स्मार्ट बीटा फंड है क्या? स्मार्ट बीटा इंडेक्स फंड्स एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। ये एक फंड स्ट्रैटेजी है जहां स्टॉक्स का सिलेक्शन उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के बजाय उनके एट्रीब्यूट्स पे होता है ना। ये प्राइस मूवमेंट बिहेवियर भी हो सकता है या एक फंडामेंटल एट्रीब्यूट भी हो सकता है। Right. इसके बेसिस पे स्टॉक्स का सिलेक्शन होता है और एक इंडेक्स क्रिएट किया जाता है और ये जो स्मार्ट बीटा इंडेक्स फंड है उन सारे इंडाइसेस को रेप्लिकेट करते हैं। ये स्मार्ट बीटा इंडेक्स फंड से हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि ये ब्रॉड मार्केट और पेरेंट इंडेक्स को आउट परफॉर्म करने की कोशिश करे। ओ बहुत खूब। तो फिर ये स्मार्ट बीटा फंड ट्रेडिशनल इंडेक्स फंड से कितना अलग है? अगर हम बात करें ट्रेडिशनल इंडेक्स फंड्स की, जैसे ट्रेडिशनल इंडेक्स मतलब निफ्टी 50 या निफ्टी 100 या निफ्टी 500, इन सब में स्टॉक्स का जो सिलेक्शन होता है वो उनके मार्केट कैप के बेसिस पे होता है जी। मतलब अगर निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 है टॉप 50 स्टॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन। वैसे ही निफ्टी नेक्स्ट 50 या निफ्टी 100 का सिलेक्शन होता है। ये जो स्मार्ट बीटा इंडेक्स फंड्स हैं, यहाँ स्टॉक्स का सिलेक्शन उनके मार्केट कैप के बेसिस पे ना होकर उनके एट्रीब्यूट या प्राइस मूवमेंट बिहेवियर पे होता है। जैसे मैं अगर बात करूं प्राइस मूवमेंट बिहेवियर की, तो मोमेंटम एक प्राइस मूवमेंट बिहेवियर है, या अल्फा एक प्राइस मूवमेंट बिहेवियर है, या लो वोलेटिलिटी एक प्राइस मूवमेंट बिहेवियर है। वैसे अगर मैं बात करूं फंडामेंटल एट्रीब्यूट की, तो क्वालिटी, वैल्यू, ग्रोथ, ये सारे फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये जो स्मार्ट बीटा इंडेक्स फंड्स होते हैं या इंडेक्स होते हैं, ये इन फैक्टर्स के बेसिस पे स्टॉक्स का सिलेक्शन करके इंडेक्स को तैयार किया जाता है। जैसा कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं एक स्मार्ट बीटा इंडेक्स की, तो एक इंडेक्स है जिसको बोला जाता है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स। इसके अंदर जो पेरेंट इंडेक्स है वो है निफ्टी 200, जो कि कॉम्बिनेशन है 100 स्टॉक्स लार्ज कैप के और 100 स्टॉक्स मिड कैप के। तो ये जो मोमेंटम इंडेक्स है, ये 200 स्टॉक्स के अंदर 30 स्टॉक्स आइडेंटिफाई करता है जिनमें प्राइस मूवमेंट बिहेवियर सबसे ज़्यादा हो। और इससे एक्सपेक्टेशन क्या किया जाता है कि ये निफ्टी 200 को आउट परफॉर्म करे इन लॉन्ग टर्म। और अगर हम बात करें इस इंडेक्स के बैक टेस्टेड नंबर्स की, तो इस इंडेक्स ने लगभग 19 साल में निफ्टी 200 जो उसका पेरेंट इंडेक्स है उसको 6% से आउट परफॉर्म किया है। एट द सेम टाइम अगर हम 5 ईयर्स के डेली रोलिंग रिटर्न्स की भी बात करें, तो रफली 99% टाइम निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ने निफ्टी 200 को बीट किया है, वो भी 5% अल्फा के साथ। तो इसीलिए ये इंडेक्स स्ट्रैटेजी काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं और इनमें इन्वेस्ट करने का मेरिट दिखाई पड़ता है। बहुत अच्छा। तो फिर स्मार्ट बीटा स्ट्रैटेजीज में कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जिनके बारे में आप बात कर सकते हैं? अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करें और इंडियन मार्केट्स की भी बात करें, तो जो फ्यू कॉमन फैक्टर्स हैं वो हैं मोमेंटम, लो वोलेटिलिटी, वैल्यू और क्वालिटी। इसमें से मोमेंटम और लो वोलेटिलिटी प्राइस मूवमेंट बिहेवियर पे सेलेक्ट किए जाते हैं और क्वालिटी और वैल्यू फंडामेंटल फैक्टर्स हैं। करेक्ट। नाउ मोमेंटम क्या करता है, स्टॉक्स के मोमेंटम बिहेवियर को एनालाइज करके सेलेक्ट करता है। जैसे अगर मैं निफ्टी 200 का जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो 200 के अंदर 30 स्टॉक सेलेक्ट करता है जिनमें सबसे ज़्यादा मोमेंटम है। करेक्ट। वैसे ही अगर मैं लो वोलेटिलिटी की बात करूं, तो ये उन स्टॉक्स को सेलेक्ट करता है जो कि रिलेटिवली कम वोलेटाइल होते हैं, और क्योंकि वो कम वोलेटाइल होते हैं तो उनसे ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो डाउनसाइड के टाइम पे आपके फॉलिंग मार्केट का रिस्क को थोड़ा रिड्यूस कर सकें। तो अगर आप देखें गोल्डन रूल क्या बताता है, दैट रिटर्न सेव्ड इज आल्सो रिटर्न अर्नड। इसीलिए लो वोलेटिलिटी भी अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो लो वोलेटिलिटी ने भी ब्रॉड इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। वैसे ही दो फंडामेंटल स्ट्रैटेजी जो है वो है क्वालिटी और वैल्यू। क्वालिटी में क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है कंपनीज जिनके अंदर क्वालिटी है। अब वो क्वालिटी का चयन कैसे होता है, उनमें देखा जाता है कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स कैपेसिटी, दैट इज आरओई,
कंपनी का बैलेंस शीट कितना स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ डेट टू इक्विटी रेशियो, और कंपनी की कंसिस्टेंसी कितनी है अर्निंग्स को जनरेट करने की। वैसे अगर मैं वैल्यू की बात करूं जो कि अनदर फंडामेंटल फैक्टर है, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है कि उन स्टॉक्स को एनालाइज करें जो करंटली अपने वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहे हो या इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहे हो। ऑब्जेक्टिव है कि आप उन सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो जो करंटली अंडर वैल्यूड हैं, और अगर वो अपना रियल वैल्यू अटेन करेंगे तो आपको रिटर्न बनेगा। नाउ लॉन्ग टर्म में ये सारे फैक्टर्स जो मैंने बात किया, मोमेंटम, लो वोलेटिलिटी, वैल्यू, क्वालिटी, सब ने ब्रॉड इंडेक्स को सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म किया है। अच्छा, अब बताइए अंकित जी कि स्मार्ट बेटा फंड्स में इन्वेस्ट करने के कुछ फायदे। वैसे तो स्मार्ट बीटा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के कई फ़ायदे हैं, पर मैं अगर उनको समराइज़ करके आपको 3-4 फ़ायदे बताऊं तो सबसे पहला फ़ायदा जो है वो इन्हांस रिटर्न्स का है। जैसा कि मैंने अभी डिस्कशन में बताया कि ये सारे स्मार्ट बीटा फंड से एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि वो ब्रॉड मार्केट को आउट परफॉर्म करे जी। तो जब आप स्मार्ट बीटा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप अपने रिटर्न को इन्हांस करने की कोशिश करते हो। जो दूसरा बड़ा फ़ायदा है स्मार्ट बीटा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का, वो है डाइवर्सिफिकेशन। जब मैं डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ तो क्या होता है, ये स्मार्ट बीटा फंड्स फैक्टर्स के बेसिस पे सेलेक्ट किए हुए स्टॉक्स होते हैं। तो जब आप इनमें इन्वेस्ट करते हो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होता है। तीसरी चीज़ इसमें अगर हम देखें जाके तो क्या होता है कि स्मार्ट बीटा इंडेक्स फंड में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कहीं आपने मोमेंटम पे फोकस किया, कहीं आपने लो वोलेटिलिटी पे फोकस किया, तो आपको एक फैक्टर डाइवर्सिफिकेशन भी मिलता है और इससे आपका बेटर रिस्क मैनेजमेंट भी किया जा सकता है। तो स्मार्ट बीटा फंड में आप डाइवर्सिफिकेशन, इनहैंस रिटर्न एज वेल एज रिस्क मैनेजमेंट तीनों के फायदे ले सकते हो। फायदे तो काफ़ी सारे हैं, पर अब स्मार्ट बीटा फंड्स के रिस्क के बारे में बताइए। ये जो है स्मार्ट बीटा इंडेक्स फंड सब ये इक्विटी का पार्ट है। तो सबसे पहला रिस्क है इसमें इक्विटी का रिस्क, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क जो सबसे बड़ा रिस्क है। दूसरा जो रिस्क इसमें आता है वो आता है फैक्टर रिस्क। मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर में आपने इन्वेस्ट किया, मोमेंटम में या लो वोलेटिलिटी में, वो फैक्टर किसी पर्टिकुलर मार्केट कंडीशन में नहीं चलेगा तो आपके स्कीम में भी परफॉर्मेंस नहीं आएगा, आपके इंडेक्स फंड में परफॉर्मेंस नहीं आएगा। तो उसमें एक फैक्टर रिस्क भी आता है। जो तीसरा रिस्क है वो है मार्केट मिसअलाइनमेंट। अगर हम बात करें मार्केट मिसअलाइनमेंट की तो ये सारे फैक्टर्स अपने अपने बिहेवियर्स पे स्टिक रहते हैं, पर कुछ कंडीशंस में, कुछ मार्केट डायनेमिक्स में ये फैक्टर्स अपने मार्केट डायनेमिक्स के हिसाब से बिहेव नहीं भी करते हैं। अच्छा, जैसे मैं आपको कोई एग्जांपल दूं, लो वोलेटिलिटी स्टॉक्स या लो वोलेटिलिटी इंडेक्स से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फॉलिंग मार्केट में आपके रिस्क को, आपके फॉल को कंट्रोल करने की कोशिश करे। बट कभी कभी हमने देखा है कि फॉलिंग मार्केट्स में लो वोलेटिलिटी ज़्यादा गिर जाता है, बिकॉज उस समय वैल्यूएशन या और कोई फैक्टर इन करता है। बिल्कुल। तो उस केस में जब मार्केट का मिसअलाइनमेंट होता है उस समय वो फैक्टर्स उस तरह से बिहेव नहीं करते हैं जैसा उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। तो ये सारे बहुत सारे रिस्क हैं, इसीलिए हमने एक्चुअली बोला है कि जब आप किसी भी फैक्टर इन्वेस्टिंग को यूज़ करो, आप उसके रिस्क को प्रॉपर तरीके से समझो और फैक्टर्स को कंबाइन करके अपनी पोर्टफोलियो बनाओ, ताकि आप हर तरह के मार्केट में रिटर्न्स जनरेट करने की एक्सपेक्टेशन रख सको। ओह, दैट्स गुड। अब अंकित जी आप बता ही दीजिए कि स्मार्ट बेटा फंड्स में इन्वेस्ट करने के फ़ायदे क्या हैं। वैसे तो स्मार्ट बीटा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के कई फ़ायदे हैं, पर मैं अगर कुछ फ़ायदों को समराइज़ करूं तो जो सबसे पहला फ़ायदा है वो है इट एम्स टू इन्हांस योर रिटर्न्स। क्योंकि स्मार्ट बीटा इंडेक्स फंड मार्केट की इनएफिशिएंसीज को एक्सप्लॉइट करके आपके लिए रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करता है। तो अगर आप स्मार्ट बीटा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका रिटर्न इन्हांस हो सकता है। जो दूसरा एडवांटेज है वो है डाइवर्सिफिकेशन। जैसा मैंने बताया, कई तरह के स्मार्ट बीटा इंडेक्स फंड्स हैं, जैसे कि मोमेंटम, लो वोलेटिलिटी, वैल्यू, क्वालिटी, और ये सब अलग अलग तरह से डिज़ाइन किए गए हैं। इनका अलग अलग तरीका है काम करने का। तो जब आप इनमें इन्वेस्ट करते हो या इनके कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करते हो तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई होता है जी। अगर मैं तीसरी बात करूँ, तीसरा जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि आपको फैक्टर डाइवर्सिफिकेशन भी मिलता है। फैक्टर डाइवर्सिफिकेशन मतलब जैसे मोमेंटम है जो कि बाजार के मोमेंटम को कैप्चर करता है, लो वोलेटिलिटी आपके वोलेटिलिटी या रिस्क को कम करने की कोशिश करता है। तो अगर आप कॉम्बिनेशन में आते हो तो आपको मोमेंटम, लो वोलेटिलिटी मतलब रिटर्न और रिस्क दोनों का फ़ायदा मिल सकता है। तो ये कुछ एक फ़ायदे हैं जो कि स्मार्ट बीटा को बहुत ही पॉपुलर बनाते हैं। तो अंकित जी, स्मार्ट बीटा फंड्स पॉपुलर हैं, ये तो आपने साबित कर दिया, पर स्मार्ट बीटा फंड्स में रिस्क और डिसएडवांटेजेस भी हैं, उसके बारे में प्लीज बताइए। स्मार्ट बीटा इंडेक्स फंड भी इक्विटी इंडेक्स का ही पार्ट है, जहां इक्विटी में ही आप इन्वेस्ट करते हैं जी। तो जो सबसे पहला रिस्क है वो इक्विटी का रिस्क है।
अगर हम दूसरी बात करें तो वहाँ पे क्या है, आपको एक फैक्टर रिस्क भी आता है, क्योंकि हर फैक्टर अलग अलग मार्केट्स में बिहेव करता है, अलग अलग मार्केट में परफॉर्म करता है, अलग मार्केट में अंडर परफॉर्म करता है। तो डिपेंडिंग ऑन मार्केट डायनेमिक्स, अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर में इन्वेस्ट किया है और वो फैक्टर अगर परफॉर्म ना करे तो आपको वहाँ पे फैक्टर रिस्क भी रहेगा। दूसरा, अगर मैं डिसएडवांटेज के बारे में बात करूं तो डिसएडवांटेज क्या है कि स्मार्ट बीटा फंड थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। अच्छा। ये इतने इजी नहीं है अंडरस्टैंड करने के लिए, बिकॉज इंडेक्स का कंस्ट्रक्शन काफ़ी टेक्निकल है। तो हम ये हमेशा बताते हैं इन्वेस्टर्स को कि जब आप कोई स्मार्ट बीटा फंड चूज करते हैं तो आप उसका इंडेक्स कंस्ट्रक्शन समझिए, उसका डायनेमिक्स समझिए, ताकि आपको ये हेल्प करेगा बेटर डिसीजन मेकिंग में। जो तीसरा डिसएडवांटेज या चैलेंज मैं बोलूँ स्मार्ट बीटा फंड्स का, ये है कि ये ट्रेडिशनल इंडेक्स फंड से थोड़े एक्सपेंसिव हैं। हाँ। जहाँ ट्रेडिशनल इंडेक्स फंड लाइक निफ्टी नेक्स्ट 50 का TER या एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम होता है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा होता है। और अगर मैं बात करूँ ये रिस्क की, तो यहाँ पे एक और रिस्क मैं एक्चुअली हाईलाइट करना चाहूँगा, वो है मार्केट डिसअलाइनमेंट या मिसअलाइनमेंट रिस्क। अच्छा। नाउ ये होता है कि आपने पर्टिकुलर किसी फैक्टर को चूज किया ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन एट्रीब्यूट या बिहेवियर, बट किसी एक पर्टिकुलर मार्केट में वो बिहेवियर काम नहीं भी कर सकता है। जैसे कि मैं बात करूं लो वोलेटिलिटी में, लो वोलेटिलिटी का ऑब्जेक्टिव होता है टू आइडेंटिफाई स्टॉक्स जो कि कम वोलेटाइल हो, और उनसे एक्सपेक्टेशन भी यही होती है कि वो फॉलिंग मार्केट में थोड़ा कम गिरे या थोड़ा डाउनसाइड को आपको रिड्यूस करने की कोशिश करे। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि गिरते मार्केट में लो वोलेटिलिटी भी ज़्यादा गिर जाते हैं, क्योंकि उस समय वैल्यूएशन या कोई और फैक्टर उसमें काम करता है जी। तो जब इन टाइप के मार्केट डायनेमिक्स होते हैं, उस केस में फैक्टर्स मोमेंटरली या फॉर सम टाइम वैसा बिहेव नहीं भी कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं मार्केट मिसअलाइनमेंट। तो यहाँ पे फैक्टर बेस्ड स्ट्रैटेजीज में या स्मार्ट बीटा स्ट्रैटेजीज में ये भी रिस्क देखा गया है। चलिए, रिस्क के बारे में समझकर तो बहुत अच्छा लगा। तो फिर अब इन्वेस्टर्स जो है स्मार्ट बीटा फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में किस तरीके से मतलब उसका उपयोग कर सकते हैं? स्मार्ट बीटा को यूज़ करने के कई तरीके हैं। सबसे पहला कि आप इसको अपने कोर होल्डिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। जैसा मैंने बताया कि ये स्मार्ट बीटा स्ट्रैटेजीज के अंदर पोटेंशियल है कि वो आपको इनहैंस रिटर्न दे सकते हैं, तो आप इसको कोर पोर्टफोलियो का पार्ट भी बना सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि इसमें आप फैक्टर टिल्टिंग भी कर सकते हैं। अब फैक्टर टिल्टिंग सुनने में बहुत टेक्निकल लग रहा है, पर आसान शब्दों में अगर हम बात करें तो क्या होता है, हर फैक्टर अलग अलग मार्केट में बिहेव करता है। और ये जो फंडामेंटल फैक्टर है लाइक क्वालिटी और वैल्यू, ये आपस में एक दूसरे को आउटबीट करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन मार्केट डायनेमिक्स ये फैक्टर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। जब वैल्यू चल रहा है तो आप वैल्यू फैक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या जब क्वालिटी चल रहा है तो आप क्वालिटी फैक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फैक्टर टिल्ट को भी आप यूज़ करके अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न को इन्हांस करने की कोशिश कर सकते हैं। जो तीसरा एडवांटेज मैंने देखा है या तीसरा यूसेज मैंने देखा है वो ये है कि आप रिस्क अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि मोमेंटम एक स्ट्रैटेजी है जो कि अग्रेसिव है रिटर्न जनरेट करने के लिए, वैसे ही लो वोलेटिलिटी एक स्ट्रैटेजी है जो रिटर्न्स जनरेट करता है बट आपके रिस्क को भी रिड्यूस करने की कोशिश करता है। तो जब आप कॉम्बिनेशन करते हो इन स्ट्रैटेजीज का, तो वहाँ पे आपका रिस्क बेटर मैनेज किया जा सकता है। तो रिस्क मैनेजमेंट में भी ये चीज़ को यूज़ किया जा सकता है, फैक्टर्स को यूज़ किया जा सकता है। और जो फोर्थ है वो है टैक्टिकल एलोकेशन। ओके। नाउ टैक्टिकल एलोकेशन के बेसिस पे मैं ये बता सकता हूँ कि ये जितने फैक्टर्स हैं इनका बिहेवियर हर मार्केट डायनेमिक्स में अलग अलग है। राइट। तो अगर आपको लगता है कि मार्केट बहुत ही बुलिश होने वाला है, मार्केट में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन है गोइंग फॉरवर्ड, वहाँ पे आप फैक्टर जैसे मोमेंटम या अल्फा को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मार्केट साइडवेज है या गिरने वाला है, वहाँ पे आप थोड़े रिलेटिवली स्टेबल फैक्टर जैसे लो वोलेटिलिटी को यूज़ कर सकते हैं या क्वालिटी को यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप देखें इन सारे फैक्टर्स को यूज़ करके आप टैक्टिकल एलोकेशन करके अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो फिर एक इन्वेस्टर होने के नाते या अपने इन्वेस्टर्स को जब इन्वेस्ट करना हो स्मार्ट बीटा फंड्स में, तो किन चीज़ों के बारे में ध्यान देना चाहिए? देखिए, अगर हम देखें तो जो इन्वेस्टर बिहेवियर है वो सबसे पहला ये चीज़ देखता है कि उसके अंदर से रिटर्न कितना मिलेगा। नाउ जो रिटर्न वो देखते हैं वो पास्ट रिटर्न है। मैं ये समझता हूँ वो पास्ट रिटर्न है, एंड पास्ट रिटर्न इज नो गारंटी ऑफ फ्यूचर रिटर्न, बट ये आपको एक तरह का ट्रेंड दे सकता है कि आप किस टाइप का रिटर्न इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो और इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का बिहेवियर कैसा है। करेक्ट। तो जब भी कोई इन्वेस्टर किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर को यूज़ करना चाहते हैं तो उनको उस पर्टिकुलर फैक्टर का पास्ट परफॉर्मेंस का ट्रेंड देखना चाहिए, सबसे पहला चीज़।
दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो उनको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी देखना चाहिए कि पर्टिकुलरली अगर आप किसी फैक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो आपका क्या कॉस्ट लग रहा है और आपने क्या बेनिफिट एक्सपेक्ट किया है। अगर कॉस्ट बेनिफिट रेशियो में अगर आपके वो बैठता है तो आप इन्वेस्ट कीजिए। तीसरा चीज़ ये है कि जैसे मैंने बताया ये सारे फैक्टर्स कुछ अग्रेसिव हैं कुछ डिफेंसिव हैं। Correct. तो इन्वेस्टर्स अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से वो फैक्टर चूज कर सकते हैं जहाँ पे वो अपने पोर्टफोलियो के ओवरऑल रिटर्न्स को इन्हांस करने की कोशिश कर सकते हैं, एट द सेम टाइम वो अपने पोर्टफोलियो के रिस्क को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। राइट। उम्मीद करती हूँ कि हमारे लिसनर्स हमसे जुड़े रहेंगे क्योंकि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा है। सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। आपके फाइनेंशियल जर्नी में हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। To know about the KYC documentary requirements and procedure for change of address, phone number, bank details, etc., please visit www.utimf.com/servicerequest/KYC. Please deal with only registered mutual funds, details of which can be verified on the SEBI website under intermediaries/market infrastructure institutions. All complaints regarding UTI Mutual Fund can be directed towards service@uti.co.in and or visit scores.sebi.gov.in. Or to escalate, investors may visit smartodr.in/login, online dispute resolution portal. This material is part of Investor Education and Awareness Initiative of UTI Mutual Fund.